नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच 12 से लेकर लगभग 3:30 तक क्या हो सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे आज आशीष बहती स्टॉक्स पे, इंडिसेस पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास और उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं और एक बात मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस कार्यक्रम में हम फ्यूचर्स, इंडिसेस, ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एक आईपीओ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वेकफिट का आईपीओ, और साथ ही साथ ईएमएस सेगमेंट की बढ़ती हुई दिक्कतें, इन सब पे हम बातचीत करेंगे आज। आपकी स्क्रीन पे इट्स 26057 फॉर निफ्टी एट डेरो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ, और दूसरी तरफ आएगा निफ्टी बैंक, ये भी डेरो पर ट्रेड करता हुआ। दोनों ही इंडिसेस दिन के सर्वोच्च स्तरों से अच्छा खासा रिट्रेस हो गए। मैं एक अनुमान के मुताबिक बोलूँ तो लगभग 300-400 अंक नीचे निफ्टी बैंक है, और निफ्टी का जहाँ तक सवाल है लगभग मेरे ख्याल से ऊपरी स्तरों से 100-125 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। देखिए, हमें एक बात क्लियर सेंस थी शुक्रवार के स्टैट्स को देखने में, वो एक अच्छा रिवर्सल आया था इंट्राडे में पोस्ट पॉलिसी। दो बातें निकल के आई। मैंने सुबह क्या कहा था आपसे, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। 20 डेमा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और कॉलाइटस के जोन के कन्विक्शन जोन बने हुए हैं एक टफ रेजिस्टेंस की तरह। एफआई सेल मोड में है, डिप्स मिलेंगे। ऊपर खरीद लिया तो गए और डिप्स का इंतजार करिए। बट क्या ये डिप्स अब कंसिडर करने लायक हैं? क्या ये सेलिंग जो है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कंट्रोल डिप, उस संज्ञा से बाहर निकल रही है? सुबह क्लियर व्यू था, प्लीज RS1 लेके आइएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू क्रॉस RS1 ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, अगर हम RS1 नहीं क्रॉस कर पाएंगे तो हम कोलैप्स होंगे। और एक बात मैंने बिल्कुल क्लियर कही थी कि आई एम नॉट श्योर कि हम कहां तक कोलैप्स होंगे। देखिए, आपका 10 डेमा भी था नीचे, आपका 20 डेमा भी था नीचे, और ये मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट टू विच एक्सटेंट हम कहां तक गिरेंगे, आइदर बेस 1 और बेस 2। बेस 1 पे क्या था, 26,100 पे पुट राइटिंग थी सबसे बड़ी, जहां पे 1,40,000 पुट बिकी थी, और 26,065 और 26,121 वो लेवल था, और दूसरा था 26,031, दैट्स मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज जोन, और 25,977 आपका 20 डेमा। मैं इसके ऊपर ऊपरी ट्रेजेक्टरी में सेल कर सकता हूं, कोलैप्स मिलेगा, बट लोअर ट्रेजेक्टरीज में सेल नहीं करूंगा। एंड टू सेल ऑन लोअर ट्रेजेक्टरीज हमें एक वायलेशन चाहिए, हमें 25,977 के 20 डेमा का वायलेशन चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर ये वायलेशन नहीं हुआ तो निफ्टी विल रिमेन रेंज बाउंड। आपने एक चीज देखी, पुट भी बिकी हुई थी और आपने देखा कॉल भी बिकी हुई थी। आप शुक्रवार का वो जो ऑप्शन पिरामिड्स उसको देखिए। आइए एक बार देखते हैं कि क्या ये डिप, जो कि अब ऑलमोस्ट बेस 2 की तरफ जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, क्या इसे बाय करना चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए, अब वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए हैं नीचे। जिनकी 26,200 पे ग्रिप थी, अब वो थोड़ा सा उलट के नीचे आ गए हैं। अब वो 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है, आपका 3.25 करोड़ का 26,100 पे। हालांकि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी प्लेस्ड है 26,200 पे, 3.5 करोड़ का, बट 26,000 की पुट जहां 45 लाख पुट बिकी है, 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो मेरे मुताबिक देखिए, व्यू में कोई अंतर नहीं है। मैं अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल करने का व्यू नहीं रखता हूं। लोअर ट्रेजेक्टरीज यानी क्लोजर टू बेस 1 एंड क्लोजर टू बेस 2। मेरे मत में कोई भी, अगर आप देखें तो यहां पे डाइवर्जेंस नहीं है अब तक। हाँ, सेल ट्रेड करने के लिए हाई ट्रेजेक्टरीज अच्छी हैं, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, इफ यू फेल टू क्रॉस RS1 देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 एंड बेस 2 इज पॉसिबल। वो ठीक है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स बेस 1, बेस 1 के आसपास नहीं, बेस 2 के आसपास नहीं। ये मेरा एक बाय जोन होगा। हाँ, अगर 25,977 जहां पे 26,000 पुट खड़ी हैं, मंगलवार के कॉन्ट्रैक्ट जो कि 9 दिसंबर का एक्सपायर होगा, वो वायलेट होता है तो सेल ट्रेड बनेगा। इन दैट केस मेरे ख्याल से 25,700 भी ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका 50 डेमा है। बट एज ऑफ नाउ लेट्स वेट। और अभी भी डेटा ये कहता है कि 26,000, 26,050 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक। आपको ट्रेड करना है, करिए, मत करिए मत करिए, क्योंकि इंडेक्स जो है, याद रखिएगा, ये अब थोड़ा सा जूझ रहा है। 20 डेमा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और एफआई हायर लेवल से सेलिंग कर रहे हैं, तो इट्स स्लाइटली जिसे कहते हैं ना डिफिकल्ट जोन टू ट्रेड। बट स्टिल आप क्योंकि 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, व्यू ये बनाना है कि हर प्राइस पे सेल कर दो, ना, पॉसिबल नहीं है। सेल करना है तो प्लीज सेल करिएगा RS1 के नजदीक,
प्लीज़ एक बार S1 फिर रखिएगा, इफ़ यू फेल टू क्रॉस RS1, बार बार 26,200 पे याद रखिएगा। जब से फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, FIIs इस स्ट्राइक पे सेलर हैं, 26,200, 300, 400, 500, 26,200, 300, 400, 500 सेलर हैं। निफ्टी बैंक सेम केस। देखिए निफ्टी बैंक में क्या हुआ, शुक्रवार को एक शॉर्ट कवरिंग थी, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, PSU बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी। आपने सुबह पल्स के स्टैट्स देखे होंगे, निफ्टी बैंक इटसेल्फ OI रिड्यूस हुआ था, यानी शॉर्ट कवरिंग आपको लेके गई 59,800 तक, बट फ्रेश बाइंग का अभाव था। सुबह भी मेरा मत ये था क्लियर डे, मैं अगर किसी बाय ट्रेड का इच्छुक होऊंगा तो वो होऊंगा बेस 1 और बेस 2 तक, 10 डेमा तक, 20 डेमा तक, 59,500 के पुट राइटर तक या फिर 59,200 के पुट राइटर तक। देखिए 376, 533 मोर और लेस इट्स अ बेस 1। अभी भी याद रखिएगा, क्या मैं बाय करूं, क्या इसको बाय करना चाहिए? देखिए स्ट्रेंथ नहीं है आज। सुबह एक समय ICICI बैंक और HDFC बैंक डी हाई पे आगे खड़े हुए थे, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाए। ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, क्या ऑप्शन स्टैट्स मेरे फेवर में हैं? आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए पुट राइटर्स जो है यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, क्लियरली स्टैट्स में विजिबल है। पुट राइटर्स उतना कन्विक्शन होल्ड नहीं कर रहे। लुक एट 59,300 लूजिंग OI, 59,200 लूजिंग OI, 59,100 लूजिंग OI। और आप ये चीज़ें क्यों जो है वो परेशान कर रही हैं? क्योंकि आपका इसी जोन में 330 पे आपका 10 डेमा प्लेस्ड है, वो पुट राइटर एग्जिट कर रहा है। आपका 20 डेमा 59,000 पे प्लेस्ड है, वो पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो सेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, याद रखिएगा, बट स्टिल टिल द टाइम वी हैव बेस 1 एंड बेस 2 एंड बोथ इंडेक्सेस, मैं फिर कह रहा हूं स्कोप ऑफ पुल बैक रिवर्सल बहुत ज़्यादा है। सो हमें किसी भी बड़े कोलैप्स से पहले 26,000 या फिर 25,977 के वायलेशन का इंतजार करना चाहिए, अदरवाइज हम ट्रैप भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, आप इंडिसेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ये डिफिकल्ट है आशीष, ये बाजार बहुत डिफिकल्ट है। 10-20 डेमा पुल बैक जनरेट कर रहे हैं, रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं, बट हायर लेवल्स पे FI सेलर हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जैसे पिछले हफ्ते पूरे 3 बार हमने देखा कि 20 डेमा पे ही सपोर्ट लिया निफ्टी ने और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया। फ्राइडे का सेशन काफ़ी अच्छा था, बट आज का जो रिवर्सल है थोड़ा सा अलार्मिंग बन रहा है अब, और हमें लग रहा है कि जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। सिर्फ जो आज का स्टॉप लॉस है 26,150 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे शॉर्ट्स में। फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह अभी नहीं है। हमें लग रहा है कि 26,000 ब्रेकडाउन होता है तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ऑलरेडी वो और पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर 26,000 ब्रेकडाउन होता है, जो कि 20 डेमा भी वहीं पे ऑलमोस्ट आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि शायद ये 25,800 तक की भी ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट खुलेंगे वो 26,000 के नीचे रहेंगे और 25,800 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट्स में बने रहने की सलाह रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी, बट ओवरऑल वीकनेस यहाँ पर भी है। हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे अभी शॉर्ट ना करें। बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह अभी भी इंटैक्ट है हमारी। तो ओवरऑल जो टारगेट दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के, शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होकर एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और बैंक निफ्टी इवेंचुअली वापस 59,900 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच करें, निफ्टी में शॉर्ट में बने रहे और 26,000 के नीचे और फ्रेश शॉर्ट्स करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए इंडस्ट्रीज पे आपका ये भी हो गया। अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर। आशीष, क्लियरली सुबह जो निफ्टी IT का हमारे पास एक बेनिफिट था, जब निफ्टी IT करीब 0.5% ऊपर था, वो बेनिफिट हमारे साथ अब नहीं है। वो चीज़ भी सिंक कर रही है अब, और निफ्टी बैंक सिंक कर रहा है। निफ्टी PSU बैंक थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? क्या 3 ट्रेड्स पिक कर रहे हैं आप स्टॉक्स पे? जी वीरेन जी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही सेलेक्ट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि मोमेंटम जिस हिसाब से बना हुआ है शार्ट साइड में ज़्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट लॉन्ग भी पोजीशन होनी चाहिए। तो पहला जो रहेगा ट्रेड वो है पॉलिसी बाज़ार का। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है इस चार्ट में, और जिस हिसाब से इसने पिछले हफ्ते 4-4.5% की बढ़त थी और इस बार अभी भी थोड़े गिरते या वीक मार्केट में भी इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1890 का SL मेंटेन करे। ऊपर में 1960 और 2000 तक के टारगेट के लिए पॉलिसी बाज़ार में ख़रीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा जो काउंटर में वीक लग रहा है वो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस पूरे स्पेस में काफ़ी सेलिंग देखने मिल रही है और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट वैसे भी स्पेस का सबसे वीकेस्ट काउंटर रहा है, तो रिलेटिव वीकनेस इसमें ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है।
जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 555 रुपये का एसएल मेंटेन करें। नीचे में मैं लगता है इसमें 535 और इवन 525 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक हमें ख़राब लग रहा है वो है लोढ़ा। आज पूरे के पूरे रियलिटी में भी काफ़ी एक्सट्रीम सेलिंग देखने मिल रही है और हमें लग रहा है कि लोढ़ा में इन लेवल्स पे एक शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है वीकली चार्ट्स पे भी, और जो सितंबर के लोस थे उसको भी तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो लोढ़ा में बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1100 का एसएल मेंटेन करें, और यहाँ पे जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे वो 1070, 1070 और 1040, 1040, दो टारगेट के लिए इसमें भी बिकवाली की सलाह है। ओके, लोढ़ा डेवलपर्स आपका सेल कॉल है, आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सेल कॉल है। ओनली आपका जो बाय ट्रेड है याद रखिएगा वो है पीवी इन्फोटेक, फिनटेक माफ कीजिएगा। ये सुबह से अगर आप देखें प्रेफर्ड लॉन्ग ट्रेड था ये। 3 ट्रेड्स पूरे हुए, इंडस्ट्रीज पे व्यू पूरा हुआ। अब एक काम करते हैं, अच्छा मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। कितने बड़े क्रॉस डाइवर्जेंसेस परसिस्ट करते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार जरा प्लीज़ आप लेके आएंगे एचडीएफसी बैंक, प्लीज़ 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 रखिएगा। एचडीएफसी बैंक में जरा इसको देख रहा था मैं देख रहा था कि अगली 300 पॉइंट की शॉर्ट साइड पर थ्रस्ट कौन जनरेट करेगा। अब दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट भी बोल दे आदमी तो ये आपका एचडीएफसी बैंक हाई पे खड़ा है। एक बार डायरेक्टर साहब आईसीआईसीआई बैंक लेके आइएगा। 1391 पे आईसीआईसीआई बैंक इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स डे हाई रेंज। और जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में खासियत क्या है? 1 2 3 4, इट्स अ फोर्थ प्राइस जोन, प्राइस टिक, जो कि 100 डेमा के ऊपर है, एंड 100 डेमा इज द लास्ट ड्यू एवरेज प्राइस इस बैंक। तो कितने क्रॉस कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं याद रखिएगा। सो सिंपली इट्स जिसे कहते हैं ना उतारा, है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, टायर्ड बुल लिक्विडेशन जो पीएसयूज में हो रहा है ना, वो निफ्टी बैंक को थोड़ा सा सिंक कर रहा है। अदरवाइज ये दो कैंडिडेट्स जब तक डे हाई पर हैं, स्केप्टिकल रखेगा ये शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को भी। खैर एक ब्रेक लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे आईपीओ के बारे में, और हमारे साथ वेकफिट इनोवेशंस के मैनेजमेंट मौजूद हैं, अंकित जी से मैं आपकी मुलाकात करा ही चुका हूँ। अंकित जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपके आईपीओ को पढ़ रहा था, और 8 दिसंबर से खुलेगा, 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। 185 से 195 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड है आपका। लॉट साइज 76 का, 1288 करोड़ रुपये जुटाने की आपकी योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू करीब 377 करोड़ रुपये, ओएफएस है करीब 912 करोड़ रुपये का। ये मैं जानना चाहूँगा, ये मैं थोड़ा सा लोगों को वाकिफ भी करा दूँ कि आपके सेगमेंट्स क्या हैं। आप मुख्यतः अगर आप देखें जो कारोबार है उसमें आपका लगभग 60% रेवेन्यू जो है वो मैट्रेसेस सेगमेंट से आता है, वो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। फर्नीचर मेरे ख्याल से करीब 25% के आसपास, और फर्निशिंग्स लगभग 10% के आसपास है। थोड़ा सा कंपनी के इतिहास कर बताइएगा, आपका कारोबार कब शुरू हुआ, कब आप प्रॉफिट में आए सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करने के बाद, और ये जो करीब करीब 450 करोड़ रुपए की अमाउंट है, वो इस प्रोसीड को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? जी नमस्कार। सर हमारी कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी वेकफिट नाम से। इसमें सबसे पहले इंडिया में हम कॉन्सेप्ट लेके आए ऑनलाइन मैट्रेसेस बेचने का। ये इनसाइट से निकल के आया था कि जो मार्केट में मैट्रेसेस मिलते थे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैट्रेस जब खरीदने निकले मार्केट में पता चला कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैं इससे पहले पॉलीयूरेथेन केमिकल कंपनी में काम करता था, उस टाइम मुझे पता था कि हर प्रोडक्ट का जो मटेरियल की अगर किलो से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉस्ट निकालेंगे, आपको लगेगा कि कॉस्ट से जो सेलिंग प्राइस था वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर था। जनरली लोग 2 से 3 का मल्टीप्लायर रखते हैं, 4 का रखते हैं, बट मैंने देखा यहाँ 5 6 7 का, मतलब अगर 100 रुपए का माल है तो 500 600 700 रुपए में मिल रहा था। वो क्लियरली जब स्टडी किया तो समझ में आया कि मार्केट में गैप है। उसका कारण है कि मिडिल मैन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत इनफ्रिक्वेंट परचेज कैटेगरी है। साल में 10 साल में एक बार, 15 साल में एक बार लोग खरीदते हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्राइस का डिफरेंशिएशन था। तो हम लोग पहले D2C डिस्ट्रप्टर आए। हमने पहले वेकफिट.co वेबसाइट लॉन्च की, मार्केट प्लेस पे लॉन्च किया, मैट्रेस बने। इसके साथ साथ सर अगले 2-3 साल में हमने मैट्रेसेस का, जब क्योंकि D2C कंपनी, हमें फीडबैक बहुत मिलता है कस्टमर से कि अगर उनको कुछ सामान चाहिए या पसंद नहीं आ रहा है तो वो बताते हैं आपको कि हमें ये भी चाहिए आपसे। तो हमें फीडबैक आया कि पिलोज, बेडशीट, प्रोटेक्टर, कंफर्टर, ये सब प्रोडक्ट्स भी चाहिए जो टॉप ऑफ द बेड कैटेगरी बोलते हैं।
इवेंचुअली हमने 2016, 17, 18 में ये सारी कैटेगरीज लॉन्च करी और हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100 to 200% की ग्रोथ पे ऑपरेट कर रहा था पहले 4 साल के लिए। उस दौरान हम लोग डबल डिजिट एबिटा प्रॉफिट बनाते थे। पहले से ही बूटस्ट्रैप कंपनी थे हम। 2019 तक हमने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट टैक्स बढ़ाया, एडवांस टैक्स बढ़ते थे प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब हम डबल डिजिट एबिटा और पैट पे काम करते थे। 2019 में हमें एक और इंसाइट पता चली कस्टमर से बात करने के बाद कि लोगों को जो बेड होता है, जो पलंग होता है, वो कहीं और से खरीदते हैं, मैट्रेस हमसे खरीदते। तो लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं दे देते, क्योंकि कई बार गलत बेड का साइज ऑर्डर हो जाता है ठीक कभी। है अंकित जी, आपका फर्स्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट कब आया? इसी फिस्कल में आया ना, फर्स्ट हाफ में? ये अभी हमारा रिपोर्टेड इस साल में आया है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 2019 और 2020 तक भी हम लोग प्रॉफिटेबल ही थे। ओके अच्छा, ये बताइए आपके ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं, आपने जैसा कि कहा कि ऑनलाइन में आपने एक माइलेज क्रिएट किया, ठीक है ना, मिडलमैन बहुत था, आपने उसको हटा दिया। अब जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि आप स्टोर्स के एक्सपेंड कर रहे हैं। अब स्टोर्स को एक्सपेंड करेंगे तो आप रियल एस्टेट में भी जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा रेंटल्स बढ़ेंगे, फिर मिडलमैन आएगा। तो आप खुद अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज क्यों कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, पिछले 5 साल में ना आप D2C कंपनीज को अगर आप चेक करेंगे तो लोगों का पूरी कंपनीज हर D2C सेगमेंट में, कंज्यूमर सेगमेंट में क्लियर डिफरेंस दिख रहे हैं कि लोग जो ऑनलाइन में, जैसे आप अगर एक मैट्रेस 8,000 रुपए का खरीदना चाहते हैं, लोग महंगा सामान नहीं खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क ज्यादा है ऑनलाइन खरीदने में। तो जब पहली बार हम लोगों ने 2022 में लखनऊ में पहला एक रिटेल स्टोर खोला, उसके बाद हमने 8 और 9 स्टोर खोले टेस्ट करने के लिए कि मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें बहुत क्लियरली एक डिफरेंस समझ में आया कि जो ऑनलाइन खरीदने वाले लोग थे वो बहुत यंग लोग थे, कुछ तकरीबन 28 साल, 25 साल, 30 साल से पहले वाले लोग थे, जो रिस्क एवर्स थे, जो बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी का गद्दा खरीदना चाहते थे। लेकिन रिटेल स्टोर में हमने देखा कि लोग 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, इनफैक्ट पूरी फैमिलीज हमारे रिटेल स्टोर में आती थी, 1-1 घंटा स्पेंड करती थी और उससे ट्रस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता था। ट्रस्ट की वजह से हमारा ASP बढ़ गया। तो तकरीबन हम 60%, 70% हायर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट बेच पाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को वो ट्रस्ट समझ में आता है। ओके तो अगर आप नोटिस करेंगे, जो हम अभी भी D2C कंपनी है, क्योंकि प्रोडक्ट आप अगर हमारे स्टोर में खरीदते हैं एक्सपीरियंस करके, लेकिन जो सप्लाई चेन है वो पूरी फैक्ट्री से ही बन के आती है। अभी भी हम ठीक है, फैक्ट्री से ही डायरेक्टली सप्लाई करते हैं कस्टमर को, मैं जिसकी एक वजह 10 से सेकंड में आपको जवाब चाहूँगा। एक हेल्दी बॉटम लाइन है ना, नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स की पिक्चर अगले 1-2 साल में क्या नजर आती है आपको? 10-20 सेकंड में आपका जवाब चाहूँगा इस पे बस। जी, मेरा इसका अभी कोई हम रोड मैप दे लोग पाएंगे आप? हाँ, अभी हम लोग तकरीबन 10% एबिटा के आसपास में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि तकरीबन 10 से 20% एबिटा इंप्रूवमेंट होना चाहिए परसेंटेज बेसिस में। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने अंकित जी, और शुभकामनाएं आपके IPO के लिए। और जब लिस्टिंग होगी तो ज़रूर आपसे उसके बाद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलते हैं आशीष जी के पास, यहाँ से अब पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। आशीष, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, BSE में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और BSE के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। ज़रूर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है ऊपर के लेवल से, बट आई थिंक वो मार्केट के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ कूल ऑफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 2900 की कॉल है, 80 रुपये के करीब ट्रेड कर रही है, इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 70 रुपये का SL मेंटेन करे। ऊपर में 95 और 110 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, BSE आपकी स्क्रीन पर 2900 की कॉल 81 पे। याद रखिए कैपिटल मार्केट थीम स्टिल बहुत स्ट्रांग है। हालांकि BSE ऊपर से थोड़ा ट्रिम हुआ है बाजार के साथ, बट स्टिल अपने सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष आपका बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। इंडिसेस पे आशीष से EMS सेगमेंट, आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, पिछले 3 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस खराब, स्पेशली LNT के कमेंट के बाद कि हम इस सेगमेंट में आ रहे हैं। लेकिन आज डिक्सन के साथ इशू कुछ और है। डिक्सन आज 13,705 पे अपने ऑलमोस्ट अक्टूबर 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। कारण क्या है, समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। देखिए, SFIO जांच कर रहा है वीवो की चाइनीज़ हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी। दरअसल अगर आप देखें तो वायलेशंस को लेकर जांच दरअसल चल रही है
और मैं आपको बता दूं कि दोनों कंपनीज के बीच में यानी वीवो और डिक्सन के बीच में एक जेवी गठित हुआ है, जहां पर देखें तो डिक्सन के पास 51% स्टेक है और वीवो के पास 49% स्टेक है, और दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन 1.8 से लेके 2 करोड़ मोबाइल यूनिट्स जो है ये बनाने वाले हैं। और इसकी जानकारी Q1 के अपडेट्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने दी थी। और इसी के ऊपर अगर आप देखें तो अगर जांच होती है तो इनके जो जेवी की क्लियरेंस अभी तक मिली नहीं है, वो हो सकता है कि अटक जाए। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आगे जाके जो फाइनेंशियल्स है इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ईएमएस स्पेस में अब डिक्सन टेक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। जी हाँ, पेन में डिक्सन। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बारीकी से समझाने के लिए कि इस गिरावट की नई वजह क्या है। एक ब्रेक और अगली मुलाकात 2 बजे का माइक, तब तक के लिए नमस्कार।